नंबर 25 क्वेश्चन है हमारा, अ मशीन वैल्यूएटिंग 40,000, एक आपने मशीन खरीदी 40,000 उसकी वैल्यू थी और उसका इंश्योरेंस कराया आपने 30,000, दिस इज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। ये कौन सा केस है? ये अंडर इंश्योरेंस का केस है, जहां पे जितने की वैल्यू की जो प्रॉपर्टी होती है उससे कम वैल्यू का जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो उसे हम अंडर इंश्योरेंस कहते हैं, या एवरेज इंश्योरेंस भी अंडर इंश्योरेंस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अ मशीन वैल्यूएटिंग 40,000 इज इंश्योर्ड फॉर 30,000, द मशीन इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और 40,000 पूरा का पूरा चला गया, ठीक है, एंड द लॉस ऑफ 40,000 इज एस्टिमेटेड, तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन 24,000, दूसरा ऑप्शन 30,000, तीसरा ऑप्शन 18,000 और चौथा ऑप्शन 24,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 30,000। आपकी प्रॉपर्टी कितनी की थी? 40,000, इंश्योरेंस कितना करा? 30,000, कितने की प्रॉपर्टी गई? पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चली गई, तो जितना पूरा इंश्योरेंस करा है पूरा वैल्यू मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज 30,000। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन है, देयर इज एन एवरेज सेंटेंस। देखिए, एक एवरेज सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो एवरेज सेंटेंस इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी, एवरेज सेंटेंस का मतलब यह है कि ये अंडर इंश्योरेंस का कंडीशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंडर इंश्योरेंस और एवरेज इंश्योरेंस दोनों एक ही चीज है, तो अगर किसी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी में अंडर इंश्योरेंस की बात की गई है या एवरेज सेंटेंस शब्द यूज किया गया है, इसका मतलब वो अंडर इंश्योरेंस है, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है कि अ हाउस इज इंश्योर्ड फॉर 30,000 वेयर एज द रियल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 40,000। एक हाउस की कीमत है 40,000, लेकिन उन्होंने उस हाउस का इंश्योरेंस कराया सिर्फ 30,000 रुपीज का। ड्यू टू अ फायर देयर इज अ लॉस ऑफ 24,000, हाउ मच कॉम्पनसेशन विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। उस 40,000 का घर था जिसमें 30,000 का इंश्योरेंस था, ठीक है, इंश्योरेंस कवर लिया था, अंडर इंश्योरेंस। और कहा जा अंडर इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जितने की प्रॉपर्टी होती है ना, उसके कम वैल्यू का इंश्योरेंस लेना इज अंडर इंश्योरेंस या एवरेज इंश्योरेंस, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि 40,000 के मकान में जिसमें 30,000 का पॉलिसी लिया गया था, उसमें 24,000 का नुकसान हो गया आग लगने की वजह से, ठीक है। अब इंश्योरर कितना कॉम्पनसेशन पे करेगा, यह आपसे सवाल पूछा गया है। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 24,000, दूसरा ऑप्शन 30,000, तीसरा ऑप्शन 18,000 और चौथा ऑप्शन 16,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 18,000। अब ये कैसे हुआ जरा समझिएगा। देखिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 40,000, तो उसका कितना परसेंट इंश्योरेंस कराया था? 30,000, दैट इज 75%, ठीक है। 40,000 प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, तो उसका 75% इंश्योर्ड था। 40,000 का 75% होता है 30,000, तो जितना लॉस हुआ उसका 75% आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो लॉस कितना हुआ? 24,000, तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? 75% ऑफ 24,000, दैट इज 18,000 रुपीज, ठीक है। यहां पे देखिएगा, ये मैंने लास्ट लाइन में आपको समझाने के लिए एडअप किया है। 75% ऑफ 40,000 इज 30,000 एंड 75% ऑफ लॉस विल बी पेड is equal to 75% of 25,000, that is 18,000 rupees. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट टाइम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। पहली बार, दुनिया में पहली बार लाइफ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ इंश्योरेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में किस देश में आया? वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन इन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन इन इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन इन इंडिया और चौथा ऑप्शन इन जापान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फर्स्ट टाइम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ऑप्शन बी इंग्लैंड। दुनिया में पहली बार इंश्योरेंस बिजनेस इंग्लैंड में शुरुआत हुई, ठीक है। और स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन है हमारा, सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट बोथ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन। सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट का जो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट इन चारों में से किस इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रेजेंट होते हैं? पहला ऑप्शन ओनली लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन मरीन एंड फायर इंश्योरेंस, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, safety and investment both elements are present in only life insurance. Option A is the correct answer for the given question. सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट मौजूद होता है और कहीं नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन है हमारा,
द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज, ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सर्टेनिटी, दूसरा ऑप्शन इंडेमनिटी, तीसरा ऑप्शन सेफ्टी और चौथा ऑप्शन गारंटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज सेफ्टी। सेफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज ऑप्शन सी सेफ्टी। लाइफ इंश्योरेंस सेफ्टी के लिए ही है। और देखिए इंसान का मरना इज डेफिनेट, लेकिन डेट और टाइम किसी को पता नहीं। कहा जाता है, इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं कि मैन इज मॉर्टल। जो चीज पैदा होती है वो एक दिन खत्म जरूर हो जाती है। हम सबको मालूम है हम सब लोग एक दिन मरेंगे, लेकिन डेट और टाइम नोबडी नोस, ठीक है। तो यहां पे कौन सी सेफ्टी की बात हो जा रही है लाइफ इंश्योरेंस में? इट इज फाइनेंशियल सेफ्टी, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज सेफ्टी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और फाइनेंशियल सेफ्टी किसकी? डिपेंडेंस की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इन चारों में से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन मरीन इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, चौथा ऑप्शन असेट इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस। आपको मालूम है लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी नहीं होता और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी नहीं होता। सब्रोगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता। इंडेमनिफिकेशन का मतलब लॉस होने से पहले जिस लेवल पे थे, लॉस होने के बाद आप सेम लेवल पे आ जाओ, दिस इज कॉल्ड इंडेमनिफिकेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस में किसी के मरने के बाद उसकी रिकवरी तो हो ही नहीं सकती और उसका वैल्यूएशन भी पैसे में नहीं हो सकता, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस में ना इंडेमनिफिकेशन होता है ना सब्रोगेशन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन हमारा इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट एसेंशियल। इन चारों में से कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट जरूरी नहीं है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मैरीन इंश्योरेंस। अब मैरीन इंश्योरेंस को ध्यान से समझिएगा कि मैरीन इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ऑल्दो it is important to note that it is not essential for the insured. I repeat, it is not essential for the insured to have an insurable interest at the time of effecting the insurance. Instead, he or she should have such an interest in due course of time. मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए मरीन इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जहां पे इंश्योरेंस लेने के समय जरूरी नहीं आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ लॉस, जब लॉस ऑकर हो रहा हो तो मिटिगेशन ऑफ लॉस करने के समय आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेने के टाइम जरूरी है। फायर इंश्योरेंस में पॉलिसी के साथ साथ जब लॉस ऑकर हो रहा है तब भी जरूरी है। मरीन इंश्योरेंस में पॉलिसी लेने के समय जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन लॉस होने के टाइम क्योंकि मिटिगेशन ऑफ लॉस आपको करना पड़ेगा, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जरूरी होता है। तो यहां पे सवाल पूछा गया है कि किसके लिए एसेंशियल नहीं है, तो हम मान करके चलेंगे कि मरीन इंश्योरेंस के लिए एसेंशियल नहीं है, ठीक है, और ये बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो घबराइएगा नहीं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी मरीन इंश्योरेंस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है हमारा द डॉक्ट्राइन ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट कैन बी अप्लाइड टू। जो डॉक्ट्राइन है इंश्योरेंस इंटरेस्ट का ना, इंश्योरेंस इंटरेस्ट या इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा ओनली लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन ओनली फायर इंश्योरेंस, तीसरा ओनली फायर एंड मरीन इंश्योरेंस और चौथा ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डॉक्ट्राइन ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट या इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल ऑफ द अबव, ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, हर एक इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है, ठीक है। इसको इंश्योरेंस इंटरेस्ट भी बोलते हैं या इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दोनों सही है। किसी कुछ एक आध किताब में मैंने देखा है यहाँ इंश्योरेंस इंटरेस्ट लिखा है, लेकिन बेसिकली ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। अब मुझे क्वेश्चन में मिल गया इंश्योरेंस इंटरेस्ट, तो मैंने आपको इंश्योरेंस इंटरेस्ट भी बता दिया, लेकिन ये जनरली इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। तो सवाल ये पूछा गया था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? वो हर एक इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन है हमारा, when the insurance policy is transferred to a third insurance party or person is called, जब किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को थर्ड इंश्योरेंस पर्सन या पार्टी को ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? देखिए, थर्ड पार्टी का मतलब समझिएगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है, दूसरा होता है इंश्योर्ड जो पॉलिसी होल्डर है। ठीक है, तो ये दो पार्टीज ऑलरेडी हैं। तीसरी पार्टी वो है जिनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इंश्योरेंस में अगर हमें कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आता है जहां पे हमें पॉलिसी को तीसरी पार्टी को ट्रांसफर करना पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी। इन्होंने बोला व्हेन द इंश्योरेंस पॉलिसी इज ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पार्टी पर्सन इज कॉल्ड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो उसे क्या बोलेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नॉमिनेशन, दूसरा ऑप्शन ट्रांसफर, तीसरा ऑप्शन असाइनमेंट, चौथा ऑप्शन सरेंडर। तो इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलिसीज, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हम क्या करते हैं? पॉलिसी असाइन करते हैं थर्ड पार्टी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है विच इज द मेन बेस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंश्योरेंस एंड वेजरिंग? इंश्योरेंस और वेजरिंग के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, दूसरा ऑप्शन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तीसरा नेचर ऑफ एक्सीडेंट और चौथा प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मेन बेस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंश्योरेंस एंड वेजरिंग इज ऑप्शन बी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। देखिए, वेजरिंग इज इलीगल, जुआ खेलना इज वेजरिंग, कैसीनो इज वेजरिंग। ठीक है, तो वेजरिंग इज इलीगल, इस वेजरिंग के लिए कोई लॉ एक्ट नहीं बना है, लेकिन इंश्योरेंस के लिए लॉ बना है, एक्ट बना है। इंश्योरेंस में कंसिडरेशन का प्रेजेंस है, वेजरिंग में भी होता है। हम जुआ देने के लिए भैया कुछ पैसे लगाते तो हैं। ऑप्शन डी इसीलिए गलत है। ठीक है, नेचर ऑफ एक्सीडेंट भी नहीं होगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ पर्सन इज द करेक्ट आंसर। रीजन ये है कि जुए में इंसान बहुत लालची हो जाता है, लेकिन इंश्योरेंस में इंसान उतना लालची नहीं होता, क्योंकि जुए में जितना जल्दी उसको बेनिफिट मिलता है उतना इंश्योरेंस में नहीं मिलता, और जुए में उसका लॉस हो जाता है। वेजरिंग में लॉस हो गया तो गया पूरा पैसा, इंश्योरेंस में नहीं जाता कोई भी पैसा। चाहे इंसान लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इंसान का अगर डेथ होगा या मैच्योरिटी होगी उसको उसका पैसा जरूर मिलेगा। तो इट इज ऑप्शन बी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। और वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये भी होता है कि उसके मरने के बाद ये इकोनॉमिक जो पैसा है ना, धनराशि उसकी फैमिली को मिले, ताकि उसकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी इनवैलिड इफ। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो सकता है जब, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द फैक्ट हैव नॉट बीन शोन, दूसरा द इंश्योरेंस पॉलिसी हैज लॉस्ट, तीसरा द पेमेंट ऑफ इंश्योर्ड मनी हैज बीन मेड, और चौथा द इंश्योर्ड पर्सन हैज डाइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी वैलिड इफ द फैक्ट हैव नॉट बीन शोन। दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है उसको अगर अप्लाई नहीं किया, आपने सारे फैक्ट नहीं बताए। अटमोस्ट गुड फेथ में मटेरियल फैक्ट बताते हैं इंश्योरर को। ठीक है, तो अगर आपने ये जो कंडीशन है या क्लॉज है ना, ये अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो इंश्योरर क्लेम देने से साफ साफ मना कर सकता है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस में बोला गया। तो आपको क्या करना है? ये काम नहीं करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन पूछा था अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी इनवैलिड अगर कोई इंडिविजुअल फैक्ट नहीं बताता है तो, छुपा लेता है तो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है हमारा, विच इज द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस? इन चारों में से इंश्योरेंस का करेक्ट प्रिंसिपल क्या है? पहला ऑप्शन ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर नोन एज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ओनली मरीन एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा ओनली फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा ओनली फायर एंड मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे दोस्तों, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेमनिटी की कैटेगरी में नहीं आता। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में न इंडेमनिफिकेशन होता है न सब्रोगेशन होता है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो ऐसे ही हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों में लाइफ इंश्योरेंस आया है। पहला कह रहे हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो भैया ऑल कॉन्ट्रैक्ट में तो लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया,
और आखिरी में कह रहे हैं जहां पे फायर और मरीन इंश्योरेंस, ये ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। ठीक है।